हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम सुदर्शन मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज सिटीजनशिप में इम्पोर्टेंट होती है सिटीजन जानना कि सिटीजनशिप एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो, सिटीजनशिप का मतलब होता है कि एक इंसान और एक स्टेट के बीच का लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, ये राइट्स ड्यूटीज और प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है। सिटीजनशिप जो है अपना, वो राइट्स ड्यूटीज और प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है। और इंडिया में सिटीजनशिप जो है वो दो चीजों से गवर्न होती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है, और दूसरा है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इन दो चीजों से इंडिया की सिटीजनशिप गवर्न होती है। तो वही इस स्लाइड में भी है कि सबसे पहला एक वर्ड है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप इज द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द स्टेट। ठीक है, फिर अगला सिग्निफिकेंस क्या है सिटीजनशिप का। तो वो आपको राइट्स प्रोवाइड करता है, आपकी ड्यूटीज आपको रिमाइंड करता है, और कुछ प्रिविलेजेस भी देता है। ठीक है, गवर्निंग प्रोविजंस इसके आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के बीच में है, और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू ये गवर्न होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में, यानी आर्टिकल 5 से 11 के बीच में हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहला है आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंट्स होने पे कौन सिटीजन्स हैं। जो 1946 से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट शुरू हुए 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त के दिन, तब से लेकर के, और जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950, और उसके बाद भी वो, तब से कौन कौन सिटीजन्स हैं और रहेंगे आगे भी चल करके, तो वो सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल 5 बताता है। ठीक है, तो वही दिया हुआ है, डील्स विद पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में जो इंडिया में थे सिटीजन्स, जो पर्सन्स थे, उनके सिटीजनशिप के बारे में डीलिंग आर्टिकल 5 से होती है। ठीक है, और आर्टिकल 5 किन किन लोगों को इंक्लूड करता है। ऐसे लोग जो इंडिया में पैदा हुए, या फिर जिनके माता पिता इंडिया में पैदा हुए, या जो इंडिया में ऑर्डिनली उस समय 5 साल से कम 5 साल से रह रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 6 उनके राइट्स की बात करता है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया में आए। आर्टिकल जैसे 1947 का पार्टीशन हुआ था, तो उसमें काफी लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया में आए थे। ये आपको सबको पता होगा, हॉरर्स ऑफ पार्टीशन और पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे भी हम 14 अगस्त को मनाते हैं इसीलिए। तो उनके राइट्स की बात करता है, उनके सिटीजनशिप राइट्स की बात करता है आर्टिकल 6। ठीक है, तो आर्टिकल वही अगले इसमें लाइंस में दिया हुआ है कि इट ग्रांट्स सिटीजनशिप टू दोज माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948। एक कट ऑफ डेट थी 19 जुलाई 1948 की। उससे पहले जिन्होंने माइग्रेट कर लिया, उसके सिटीजनशिप के बारे में ये अपना आर्टिकल 6 बात करता है। और इसके बाद जो माइग्रेट करके भारत में आए हैं, तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा सिटीजनशिप पाने के लिए। इसके बारे में भी आर्टिकल 6 से ही हमें पता चलता है, और आर्टिकल 6 ही इसके बारे में बात करता है। अब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं, आर्टिकल 7। अच्छा, एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ कि जितना आर्टिकल्स में बता रहा हूँ, इससे ज्यादा में इससे जानने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मेनली, क्योंकि सिटीजनशिप इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है, पर इससे क्वेश्चंस थोड़े कम ही पूछे गए हैं अभी तक। तो बेसिक चीजें आप जानो इसके बारे में मोटा मोटी, और वही काफी होगा आपके लिए। हाँ, तो मूव ऑन करते हैं हम आर्टिकल 7 के बारे में। तो आर्टिकल 7 जो है, सिटीजनशिप राइट्स ऐसे पर्सन के सिटीजनशिप राइट्स के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान को माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान को कुछ लोग जैसे 1947 में जब पार्टीशन हुआ, तो कुछ लोग पाकिस्तान माइग्रेट कर लिए, और कि हाँ पाकिस्तान चले जा रहे हैं, और वहां से वहां पे देखेंगे वहां की सिटीजनशिप क्या है। और लेकिन वहां जाने के बाद फिर उन्हें पता लगा कि नहीं, वहां पे उनका कंडीशन नहीं अच्छा है और नहीं आगे कोई फ्यूचर है। तो वो तो फ्यूचर तो आज भी नहीं है पाकिस्तान का, पर उस समय भी कुछ थे, तो उनको पता चल गया था कि भाई पाकिस्तान का आगे भी फ्यूचर नहीं है। तो वो वापस आए, वहां से वापस आने की उन्होंने सोची। तो वापस जब आए, तो उनके भी राइट्स, सिटीजनशिप राइट कैसे वो गेन कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप, उसके बारे में आर्टिकल 7 बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 8 जो बात करता है, आर्टिकल 8 बात करता है कि जो बाहर रह रहे इंडियंस हैं, जैसे जिस समय इंडिया
आज़ाद हुआ था उस समय कुछ लोग बाहर भी तो रह रहे थे, कुछ लोग इंग्लैंड में रह रहे थे, कुछ लोग अमेरिका में रह रहे थे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, बाहर देशों से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान दे रहे थे। तो ऐसे लोग भी काफी सालों से रह रहे थे, तो उनके उनके भी तो राइट्स की बात, सिटीजनशिप राइट की बात करनी है, क्योंकि उन योगदान तो उन्होंने भी दिया है। तो उनकी राइट्स की बात आर्टिकल 8 के थ्रू की गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 9 है लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। मतलब ये बताता है कि जैसे कुछ लॉस ऑफ सिटीजनशिप आगे की स्लाइड्स में कवर कवर करेंगे। और ये एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ इन शॉर्ट, ये आर्टिकल 9 जो है डुअल सिटीजनशिप को प्रिवेंट करता है। यानी इंडिया की जो एक लास्ट हमने एक लेक्चर पढ़ा था जब प्रियम्बल के बारे में, उसमें मैंने बताया था कि इंडिया जो अपने सिटीजन्स की फ्रेटर्निटी इंश्योर करता है सिंगल सिटीजनशिप के थ्रू। तो वो फ्रेटर्निटी इंश्योर करने के लिए सिंगल सिटीजनशिप की बात आर्टिकल 9 में ही की गई है। आप इंडिया में रहकर दो जगह की सिटीजनशिप नहीं ले सकते, दो कंट्री सिटीजनशिप नहीं ले सकते। अगर आप इंडिया की सिटीजनशिप ले रहे हो, तो आप अगर वर्ल्ड में किसी और कंट्री के भी सिटीजन हो तो आपको रिनाउंस करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, या तो फिर आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं आर्टिकल 10 के बारे में। आर्टिकल 10 जो है सिटीजनशिप की कंटिन्यूटी की गारंटी देता है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, और फिर आर्टिकल 11 के बारे में आता है। आर्टिकल 11 जो है पार्लियामेंट को सिटीजनशिप रेगुलेट करने की पावर देता है। तो जो भी सिटीजनशिप के रिलेटेड प्रोविजंस हैं, वो सारे प्रोविजन पार्लियामेंट ही बनाता है, वही रेगुलेट कर सकता है, उस वही इसके बारे में कोई लॉ बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई इसमें पावर नहीं होता कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट कल को बोले कि नहीं हम इसे इंडियन सिटीजनशिप नहीं देंगे। जैसे कोई कुछ स्टेट्स हैं वो बोल रही हैं कि नहीं हम इन पर्सन्स को इंडियन सिटीजनशिप नहीं देंगे, या ऐसा कुछ। तो स्टेट्स के पास ऐसा कोई पावर होता ही नहीं है। जो पावर है पार्लियामेंट के पास ही है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 के थ्रू। ठीक है, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। ये सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक इंडिया की सिटीजनशिप 5 तरीकों से एक्वायर की जा सकती है। ठीक है, ये एक्ट पहली बात है तो 1955 में बनाया गया था। ठीक है, और ये 5 मोड्स के बारे में बात करता है। पहला मोड है बाय बर्थ। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप नेचुरल सिटीजन हो इंडिया के। ठीक है, बाय डिसेंट, अगर आपके पेरेंट्स इंडियन हैं और आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हो तो बाय डिसेंट आप इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हो। हाँ, लेकिन जैसे कुछ के पेरेंट्स इंडिया के बाहर हैं, वो यूएस में, जैसे जैसे कुछ पेरेंट्स यूएस और बच्चे पैदा करते हैं और वो चाहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा इंडिया की सिटीजनशिप इंडियन सिटीजन ही रहे। तो वो इंडिया यूएस की सिटीजनशिप वहाँ पे नहीं, जैसे यूएस में ये है ना कि हमारे यहाँ अगर कोई पैदा हुआ तो उनको सिटीजनशिप मिलेगी वहाँ की। तो अगर वो चाहे बच्चा कि नहीं हमारा मेरी सिटीजनशिप इंडिया की रहे, तो आफ्टर 18 ईयर्स तो वो अगर चाहे ऐसा तो हो सकता है क्योंकि उसके पेरेंट्स इंडियन डिसेंट के हैं। ठीक है, फिर अगला तरीका है सिटीजनशिप गेन करने का बाय रजिस्ट्रेशन। जिस कुछ केसेस जहाँ पे इंडियन ओरिजिन या इंडियन स्पाउस अगर है आपका, मतलब जैसे कुछ कहीं कहीं होता है कि इंडियंस फॉरेन में शादी करते हैं, तो उनके जो स्पाउस हैं अगर वो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू दे कैन गेन इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, चौथा तरीका है बाय नेचुरलाइजेशन। कुछ फॉरेनर्स जो क्राइटेरिया फुलफिल करें, इनके कुछ इसके भी कुछ क्राइटेरिया है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए मैं उसके बारे में डीप में नहीं जाऊंगा। वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल करेंगे तो बाय नेचुरलाइजेशन दे कैन ऑल्सो बी इंडियन सिटीजन। ठीक है, और पांचवा है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर कोई टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाए, जैसे 1961 में से पहले गोवा इंडिया का पार्ट नहीं था, पर 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने गोवा पे गोवा के फ्रीडम स्ट्रगल में और गोवा को अब आज़ादी दिलाने में पोर्टुगीज से हेल्प की, तो और एक्वायर कर लिया, फिर वो टेरिटरी ऑटोमेटिक एक्वायर हो गई इंडिया में। तो जितने भी सिटीजन जितने भी बंदे थे गोवा के गोवन से उस समय के, वो इंडियन सिटीजन्स ऑटोमेटिक बन गए 1961 के बाद। ठीक है, और अगला अभी जैसे पीओके की बात चल रही है, तो इन फ्यूचर अगर इंडिया में पीओके शामिल हो जाता है
जो कि होगा, तो वो भी इंडियन सिटीजन्स ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे। तो अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स की। और ये थोड़ा काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, तो इसके बारे में तो आपने काफी सुन भी रखा होगा, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है 1986 के अमेंडमेंट्स। 1960 1986 का अमेंडमेंट, जो पहला अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप एक्ट में, तो इसमें सिटीजनशिप बाय बर्थ को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। डीप में इसमें जाने की जरूरत नहीं है आपको। ज्यादा डीप में समझना है तो आप कमेंट कर देना, मैं थोड़ा समझा दूंगा एक वीडियो बना करके छोटी सी। फिर उसके बाद फिर आता है 2003 का अमेंडमेंट, जिसमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, और एनआरसी का प्रोविजन ऐड हुआ था। एनआरसी कौन सा? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। ठीक है, काफी न्यूज में भी था, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। 2003 के अमेंडमेंट के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। 2003 का अमेंडमेंट जो है वो प्रोविजन बनाया था, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कुछ लोगों के जो पीआई, पहले पीआईओस हुआ करते थे, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज के, उनको उस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का टैग देने के लिए 2003 का अमेंडमेंट आया था। ठीक है, और एक और चीज आप याद रखो कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया डुअल सिटीजनशिप नहीं होती है, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप फॉरबिडन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और किस आर्टिकल के तहत फॉरबिडन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, कमेंट में लिख के बताओ मुझे। ठीक है, अब इसके बाद फिर आते हैं जो सबसे बवाल वाला टॉपिक रहा है 2019 का। कहाँ भाग गए भाई बवाल से पहले? हाँ, 2019 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, जिसमें हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्ध, जैन, पारसी, ये शामिल हैं। इनको सिटीजनशिप देने की बात की जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक है अपना लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कि भाई आप अपनी सिटीजनशिप कैसे गंवा सकते हो या कैसे छोड़ सकते हो। तो तीन तरीके हैं अपनी सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप को गंवाने के या छोड़ने के। सबसे पहला तरीका है रिनंसिएशन का, यानी आप खुद ही अपनी सिटीजनशिप छोड़ दे रहे हो। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लिए, किसी और कंट्री में जाके बस गए कि हाँ वहाँ की सिटीजनशिप लेनी है, तो वो रिनाउंस कर देते हैं अपनी सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। फिर दूसरा तरीका होता है टर्मिनेशन, जिसमें ऑटोमेटिक लॉस होता है। आप कुछ किसी ऐसे कृत्य में इन्वॉल्व हो जाओ जिससे आपका टर्मिनेशन ही हो जाए सिटीजनशिप का, तो वो एक तरीका है, हालांकि कभी होना नहीं। डेप्रीवेशन, जिसमें गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप रिवोक कर दे, ये नॉर्मली उनके लिए डेप्रीवेशन वाला होता है कि जो, जैसे किसी ने सिटीजनशिप एक्वायर किया, एक्वायर करने के जो तरीके मैंने बताए उधर 5 तरीके, उन तरीकों से किसी ने एक्वायर किया, और कुछ किसी ऐसे गतिविधि, किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो गया जो इंडियन स्टेट के अगेंस्ट हो, इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, तो उस केस में गवर्नमेंट उसकी सिटीजनशिप रिवोक कर लेती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये लास्ट टॉपिक है आपका। एक क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, 2021 में। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके लिए। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, देर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। दूसरा, अ सिटीजन बाय बर्थ कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। फिर तीसरा है, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इसमें से आप बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कमेंट करके बताओ, इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो मैंने लेक्चर पढ़ाया है उसमें इसके आंसर दिए हुए हैं, इसका आंसर मैंने समझाया है एक तरह से। ठीक है, प्रियम्बल के बाद एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स ही करने चाहिए थे हमें, प्रियम्बल और सिटीजनशिप के बाद। बट मैंने सोचा कि बेसिक स्ट्रक्चर पहले आपको एक बार बता दूं, क्योंकि कुछ टर्म्स आएंगे बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स में भी, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए पहले ये कर लेते हैं, और जो छोटे मोटे टर्म्स होंगे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स से पहले, उसको भी कवर कर दिया जाएगा, फिर फंडामेंटल राइट्स शुरू करेंगे, ताकि फंडामेंटल राइट्स जब आप समझो तो आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, और आप
प्रीलिम्स में क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हम्म, सबसे पहला है कि इसका मतलब क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी जो पार्लियामेंट अमेंडमेंट का प्रोसीजर लेकर के आती है, तो उसके अमेंड आर्टिकल 368 के अंडर में, तो उस अमेंडमेंट के प्रोसीजर से चीजें अमेंड तो की जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन की, पर बेसिक कोर वैल्यूज जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको अमेंड कर नहीं किया सकता। अगर पार्लियामेंट कभी कोशिश भी करती है उस बेसिक कोर प्रिंसिपल्स को अमेंड करने की, जैसे ऐसे कोर प्रिंसिपल्स कौन कौन से हुए, जैसे डेमोक्रेटिक हुआ, सेक्युलर हुआ, ठीक है, सोशलिस्ट हुआ, और ये रूल ऑफ लॉ हुआ, ये सब जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, इन सबको अमेंड करने के लिए इस सब की अमेंडेबिलिटी पावर्स पार्लियामेंट के पास है नहीं। ठीक है, पार्लियामेंट अगर कभी इसको अमेंड करने की कोशिश भी करेगी, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेंट किया 1973 केशव नंदा भारती केस में, उसके उसके अकॉर्डिंग ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। नो लीगल, अच्छा हाँ, एक और चीज, इसका कोई अभी बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। ये अभी ओपन है, ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, तो इसका इंटरप्रिटेशन करता कौन है, सुप्रीम कोर्ट ही। ठीक है, तो वही है, नो लीगल डेफिनेशन, बट इट ब्रॉडली रेफर्स टू दोज कोर प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which cannot be amended or altered by parliament। ठीक है, फिर अगला है कि एनी एक्ट ऑफ सीकिंग अल्टरिंग और अमेंडमेंट ऑफ दोज प्रिंसिपल्स इज डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। वही मैंने बोला कि अगर कोई भी एक्ट इसको अल्टर करने की, जो बेसिक प्रिंसिपल को, बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर करने की कोई भी एक्ट हो, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड माना जाएगा। ठीक है, और उसका इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो ये सेफ एज अ सेफगार्ड काम करता है। कोई भी आर्बिट्री और रेडिकल चेंजेस, जो अगर पार्लियामेंट चाहे, लेजिस्लेचर चाहे आर्बिट्री चेंज करने का, तो उसके अगेंस्ट ये सेफगार्ड की तरह काम करता है बेसिक स्ट्रक्चर। अब आगे मूव करते हैं, आगे की स्लाइड्स में और डिटेल में देखेंगे। अब अगला डिटेल आता है कि इसका इमरजेंस कहाँ से हुआ, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। तो सबसे पहले शुरुआत इसकी शंकरी प्रसाद केस में हुई है 1951 से। अच्छा, एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ कि जो लोग स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस भी देना है, तो उनको ये ईयर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ईयर केस के अगेंस्ट डाल करके पूछता है उसमें। तो ये आप ध्यान रखना, इसको आप पढ़ लेना। 1951 शंकरी प्रसाद केस का, गोलकनाथ केस 1967, केशव नंदा भारती, ये तो काफी फेमस केस है, तो नॉर्मली लोगों को याद ही रहता है। 1973, फिर मिनेरवा मिल्स, तो आगे मिनेरवा मिल्स, पामन राव, ये सब आएगा, तो वो सब केस के नाम और किस ईयर में वो केस के लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं, ये नाम और ईयर याद रखना आप। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस। तो शंकरी प्रसाद केस में बात हुई थी कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की शक्ति है या नहीं। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट को पूरा हक है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो। और इस जजमेंट ने पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा ही पावर दे दिया था। ठीक है, ये शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था 1951 में। फिर उस 1967 में गोलकनाथ केस आया, जिसमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का पावर नहीं है। मतलब पुराने स्टैंड से अपोजिट स्टैंड ले लिया कि नहीं, इस पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करे या अमेंड करे। और कोर्ट ने यह भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल पार्ट है और इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और ये डिसीजन पार्लियामेंट की पावर को काफी रिस्ट्रिक्ट करने वाला था। फिर गोलकनाथ केस के बाद आया हमारा केशव नंदा भारती केस, जो कि काफी बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्यूचर को डिफाइन कर दिया। केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस बनाया। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकती। तो यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर की इमरजेंस हुई, और इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट आया, जो ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के इसेंशियल फीचर्स को कोई टच नहीं कर सकता। तो इतना बवाल होने के बाद पार्लियामेंट शांत कैसे रह सकती थी।
सारे पावर्स तो मेजर सारे पावर्स नहीं, मतलब जो बड़ा पावर है उसका उसका तो छीन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, केशवानंदा भारती केस से। तो उसके बाद में फिर पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं, अब मामला अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 का आया। और उसमें क्या बात हुई, आगे की स्लाइड में देखते हैं। ये स्लाइड आपकी वही जो मैंने स्टोरी अभी बताई है केशव नंदा भारती केस के बारे में 1973 की। ये स्लाइड वही उसी के बारे में है। इसको आप पढ़ना, अगर न कुछ समझ में आए तो आप कमेंट में लिख देना, या मैं एक बार पढ़ दूंगा, तो पढ़ ही देता हूँ मैं। Supreme Court upheld the validity of the 24th Constitutional Amendment Act of 1971, stated that Parliament can take away or abridge any of the fundamental rights. However, it laid down a new doctrine of basic structure of Constitution, according to which the constituent power of Parliament under Article 368 does not enable it to alter basic structure of the Constitution. Thus, overall judgment was that Parliament can change rights using Article 368 but cannot abridge or take away those fundamental rights which form the part of basic structure. मतलब वही बात है कि ओवरऑल जजमेंट ये था सुप्रीम कोर्ट का केशव नंदा भारती केस में कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स चेंज तो कर सकती है, लेकिन वो राइट्स नहीं यूज छीन सकती, नहीं टेक अवे कर सकती, नहीं वापस ले सकती सिटीजन से, जो राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का की फाउंड बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर में आते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, काफी ओपन सब्जेक्ट है ये, और इसका इसको डिफाइन कौन करेगा, इसको सुप्रीम कोर्ट ही डिफाइन करेगी। ठीक है। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। अगला केशव नंदा भारती केस के बाद की प्रॉब्लम, केशव नंदा भारती केस के बाद में क्या हुआ। उसके बाद आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सरकार ने क्या बोला कि उन्होंने आर्टिकल 368 368 को ही अमेंड कर दिया। और सॉरी, अमेंड नहीं किया, मतलब उसमें प्रोविजन ऐड कर दिया कि अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कि आर्टिकल 368 के अंडर अ, कोई भी लिमिटेशन नहीं है पार्लियामेंट के पास उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, उसकी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को लिमिट करने के लिए। यानी इन शॉर्ट समझो कि 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अमेंडमेंट अब कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया सकता। ठीक है, चाहे वो भले वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा हो वो अमेंडमेंट, लेकिन उसको कोर्ट में नहीं क्वेश्चन किया सकता। अब इतना होने के बाद फिर भाई सुप्रीम कोर्ट कहाँ चुप बैठने वाली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस 1980 में बोला कि इन ये जो प्रोविजन था पार्लियामेंट का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में कि कोई भी अमेंडमेंट क्वेश्चन नहीं किया सकता कोर्ट में, इसको इनवैलिडेट कर दिया मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में। और बोला कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको आप नहीं ले सकते, और कोर्ट में क्वेश्चन किया जाएगा कोई भी फंडामेंटल राइट को अगर लिया जा सकता है, लेकिन अगर वो राइट बेसिक फीचर को नहीं अफेक्ट कर रहा है तो उसको अमेंड कर सकते हो आप, लेकिन हाँ, अगर बेसिक फीचर को अफेक्ट करेगा तो फिर आप नहीं अमेंड कर सकते। तो वही मिनर्वा मिल्स केस में हुआ कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया था कि आर्टिकल 368 के अंदर बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और इसमें दो चीजें हाईलाइट हुई। पहली क्या, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच हार्मनी होना चाहिए। और दूसरा, पार्लियामेंट के पास लिमिटिंग अमेंडिंग पावर है, कंप्लीट अमेंडिंग पावर नहीं है कि कुछ भी अमेंड कर दिया। तो उनकी अमेंडिंग पावर को लिमिट किया गया। ठीक है, और ये केस ने ये इंश्योर किया कि पार्लियामेंट अपने अमेंडमेंट पावर्स का मिसयूज ना कर पाए। इसके बाद में फिर क्या हुआ, आगे की कहानी देखते हैं। आगे आया वामन राव केस। तो वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और ज्यादा रिफाइन किया। कोर्ट ने ये क्लियर कट एक लाइन ड्रॉ की कि केशव नंदा भारती केस 9 जो 24 अप्रैल 1973, ये डेट 24 अप्रैल याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईयर आप याद रखो 1973, या अगर डेट भी याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद केशव नंदा भारती जजमेंट के बाद कि जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं
उसको बेसिक स्ट्रक्चर का टेस्ट पास करना पड़ेगा। उससे पहले की नहीं, उसके बाद की जितने भी अमेंडमेंट्स की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बेसिक स्ट्रक्चर के टेस्ट को पास करना पड़ेगा, और ये टेस्ट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो और कोर्ट ने ये भी कहा कि 24 अप्रैल 1973 के पहले के अमेंडमेंट्स को वैलिड माना जाएगा, कि भाई ना तेरी ना मेरी, बीच की करते हैं, ये वाला टाइप। ठीक है। और इस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर को और ज्यादा रिफाइन किया और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन को और ज्यादा ही स्ट्रांग बनाया, वामन राव केस ने। ठीक है। और अब आते हैं प्रेजेंट पोजीशन पे। प्रेजेंट पोजीशन क्या है? कि प्रेजेंट पोजीशन ये है कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 अमेंड कर सकती है कोई भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, लेकिन वो अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। और ये जरूरी भी है, बेसिक स्ट्रक्चर ही आप अमेंड कर दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का फेस क्या रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब मूलभूत चीजें तो हट जाएंगी ना। और किसी के भी, और आप आगे देखते हैं कि कुछ मेजर एलिमेंट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर, वैसे तो अभी बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ नहीं है, अगर इस स्टेटमेंट में भी आए कि बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड करके या फिर ऐसा, तो आप ये ध्यान रखना कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया है, ना सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, ना सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइंड है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो डिफाइन होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म ही नहीं था और नहीं है। ठीक है। कुछ एलिमेंट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, ये एलिमेंट्स को आप एक बार देख लेना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, दो तीन बार चार बार आप देखोगे तो आपको ध्यान पे आ जाएगा ये। ठीक है। और जैसे कुछ बहुत ही ज्यादा जो जरूरी है वो मैं बोल देता हूँ, जैसे रूल ऑफ लॉ एक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जुडिशियल रिव्यू है, उसका फिर वेलफेयर स्टेट है, फिर लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर अगला आता है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का जो समझाने वाला पोर्शन था वो तो खत्म हुआ। अब हम आगे मूव करते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट्स में आप लिखो। ठीक है। इसका आंसर वैसे आपको बता दिया जाएगा, पर फिलहाल आप कमेंट्स में इसको इसका आंसर बताना। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। अभी मैंने समझाया था, ये चीज याद रखो। फिर अगला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड सिटीजंस लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। Which of the given statements are correct? One only, two only, both one and two, and neither one and two? इसका आंसर बताओ आप लोग। ठीक है। और अगर आपको कोई, यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। आई विल आंसर टू इट। हैप्पी स्टडिंग। बाय। जय हिंद।